के लोकार्पण और शिलान्यास, जिसके लिए हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने अथक परिश्रम करके उन योजनाओं को यहां लेके आए हैं, उन्हें लोकार्पित और शिलान्यास करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस अवसर पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं के श्रीमुख से आपको बहुत कुछ सुनने और जानने का अवसर भी प्राप्त हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है, जो कि एक बड़ी चुनौती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों के कारण यह लक्ष्य ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखना होगा कि विपक्षी गुट और डबल इंजन की सरकार किस तरह से 2024 में अपने लक्ष्य को हासिल करेगी। इस पर वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिंह ने खास चर्चा की है हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी से। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। 2024 का चुनाव सामने खड़ा है। एक के बाद एक सियासी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। लेकिन बड़ा लक्ष्य है 2024 का। उत्तर प्रदेश, जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, यहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और उससे भी बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी ने अगर 2014 में बड़ोदरा को चुना तो उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी को भी चुना, ताकि उत्तर प्रदेश की इन 80 सीटों का जो सामंजस्य है, जो ताकत है और जो रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के दिल्ली तक जाता है, उसको करीब से समझा जा सके और इस बड़ी चुनौती को पार किया जा सके। 2024 में उत्तर प्रदेश से 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा लक्ष्य बीजेपी ने अपने सामने रखा है। इस लक्ष्य को क्या डबल इंजन आगे बढ़ा पाएगा? आज इसी पर होगी चर्चा। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट नवलकांत सिन्हा जी। नवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि उत्तर प्रदेश से ही होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है। 80 सीटों का लक्ष्य रखना, ये अतिरेक है या आत्मविश्वास? आप जो बात कर रहे हैं उसका दोनों तरह से अर्थ लिया जा सकता है कि अतिरेक इस लिहाज से कि सबसे बड़े राज्य की सबसे ज्यादा सीटों की जीतने की इच्छा तो सबकी रहती है, लेकिन सबकी सब सीट जीतना, जिसमें सोनिया गांधी का गढ़ भी है, जिसमें मुलायम सिंह यादव जो अब दुनिया में नहीं रहे उनका गढ़ भी है, आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का या उसका जो नया नेतृत्व है अखिलेश यादव का गढ़ है, और बीएसपी ऐसी पार्टी है जिसकी धमक यूपी की लगभग सब सीटों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा पे है, तो उसका अगर समीकरण सही बैठता है तो वो भी जीतती हारती रहती है। तो मैं अतिरेक इस लिहाज से कह रहा हूं कि 80 की 80 जीतने का लक्ष्य रखना, इस लिहाज से कि बहुत सारी सीटें हैं जो कि अजेय मानी जाती रही हैं, उन सीटों को भी ये कहना कि हम जीत के आएंगे, इस लिहाज से आप अतिरेक कह सकते हैं। लेकिन ये आत्मविश्वास भी कह सकते हैं इस लिहाज से क्योंकि बीजेपी ने करके भी दिखाया है। वो गढ़ जहां से गांधी परिवार की नींव वाला जो गढ़ कहलाता है, अमेठी जैसी सीट, जिसको कल्पना भी कभी नहीं की गई होगी कि ये सीट कोई जीत सकता है गांधी परिवार के अलावा। गांधी परिवार के यहां से अगर कोई जीव भी खड़ा हो जाए तो वो जीत जाएगा, ऐसा माना जाता था। लेकिन जब ये चुनाव जो हुआ, पिछला जो चुनाव हुआ और जिस तरह से राहुल गांधी वहां पे चुनाव हारे, तो राहुल गांधी भारत की राजनीति के
सबसे बड़े चेहरों में से हैं और आप ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसा चेहरा है कि जीतना जिसके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो कहीं से भी देश के किसी भी जगह से लड़े वहां से जीत सकता है, लेकिन खुद की सीट जो अमेठी, जो उनकी पारिवारिक सीट थी, उनके परिवार के कई सदस्य वहां चुनाव जीत चुके हैं, वहां से जीत करके राहुल गांधी जाते रहे, लेकिन अमेठी नहीं बचा पाए, अमेठी हार गए। तो जाहिर सी बात है कि इसको हम अतिरेक नहीं कह सकते क्योंकि बीजेपी ने ये करके भी दिखाया है, लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि 80 की 80 सीटें जीतना। एक पत्रकार के रूप में, एक विश्लेषक के रूप में मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि 80 की 80 सीट जीतना तो उसी तरह है कि जो वो गीत है ना कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत आसान नहीं, लेकिन मुझको लगता है कि कांग्रेस के लिहाज से भी देखा जाए तो कांग्रेस चाहती जरूर है देश में सरकार बनाना, लेकिन उत्तर प्रदेश को सीरियस उस तरह से लेती नहीं। अब देखिए ना कि अमेठी जहां पे राहुल गांधी भले चुनाव हार गए थे या भले ही वो आने वाले समय में ना लड़े, लेकिन ये सीट तो उनकी थी और आज भी इस परिवार को चाहने वाले इस इलाके में बहुत ज्यादा संख्या में है। अमेठी में कांग्रेस को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन न जाने क्यों उस सीट को गंभीरता से नहीं लिया। गांधी परिवार वहां विजिट लगातार करता नहीं है, राहुल गांधी वहां विजिट लगातार करते नहीं है। मुझको लगता है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए ना कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री होने के बावजूद कितनी बार गए, तो जो अमेठी जैसी सीट थी मुझको समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी ने उसको क्यों ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात यह है कि जहां आपको गठबंधन करना है, पहली बात तो हाशिए पे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है और उसको जो गठबंधन के लिए जो अलायंस हो दिख रहा था वो अखिलेश यादव के संग था और अखिलेश यादव से अभी तक जो नेतृत्व है वो बात करता है कि हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जिस तरह से 6-7 सीट मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी मांग रही थी, मुझको लगता है कि 4-5 में राजी भी हो जाती, लेकिन वो सीट फाइनल देना तो दूर, वहां पे जिस तरह की बयानबाजी हुई, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जिस तरह के शब्द कहे, और उसके बाद जब अखिलेश यादव ने उसके रिप्लाई में कहा संयम रखते हुए कि वो छोटे नेताओं की बात नहीं करते हैं, तो वहां पे कमलनाथ का बयान आया, वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। तो मुझको लगता है कि कांग्रेस के सीरियस ना होने की वजह से ये जो असंभव सा कार्य लगता है वो मुझे असंभव जैसा नहीं लगता, लेकिन हाँ बहुत कठिन है डगर पनघट। बिल्कुल। और नवल जी, मैं चाहूंगा कि आप ये चश्मा मुझे दें, मैं अपने दर्शकों को इससे कुछ समझाता हूं, ताकि ये नवल जी का जो चश्मा है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक कलाकारी वाला चश्मा है, और ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे 2019 के जो लोकसभा चुनाव था उसमें जिस तरीके से बुआ जी और भतीजा दोनों लोग आसपास आए। कल्पना तो ये थी कि जो 1993 में हुआ कि मिले मुलायम कांशीराम, हाँ, और उसके बाद वो ढांचा भी गिरा, हवा में उड़ गए जय श्री राम है, और उसके बाद फिर अचानक पूरी ताकत से दोनों इस गठबंधन का सत्ता में आना, लेकिन वैसा कुछ 19 में हो नहीं पाया जिस तरीके की स्थितियां थी। तो आप ये देखिए कि नवल जी का यहाँ ये जो अचानक जुड़ती हुई चीज दिखती है वो उतनी ही आसानी से अलग भी हो जाती है। अब मैं नवल जी आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट का दौर था 17 में, हमने देखा कि वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आसपास आते हैं, दो चेहरों का चुनाव, और उसके बाद बुआ भतीजा, वो भी दौर निकल गया। अभी हमने देखा जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में गठबंधन, मतलब इंडिया एक गठबंधन है और राज्यों में नहीं बटेगा। अखिलेश बहुत तमतमाए हुए हैं, उन्होंने अजय राय से लेकर के और तमाम लोगों को कहा है कि कांग्रेस इन लोगों को अपने हद में लाए। तो ये जो स्थिति है, और उस पे अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं क्या वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि ये जो विपक्ष की फूट है ये इस डबल इंजन को शायद कोयला मुहैया करा रही है? देखिए, ये जो आपका विश्लेषण है, इस विश्लेषण में जो आपने एक नाम लिया अजय राय का, तो यहां से ही विश्लेषण शुरू होता है। दरअसल देखिए, अजय राय
को ये माना जाता है कि बीजेपी से काफी जुड़े रहे हैं और बीजेपी के बहुत सारे नेता उनके संपर्क में रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। अजय राय की एक छवि भी है और खासतौर से पूर्वांचल में अजय राय की एक धमक है, लेकिन अजय राय को एक बाहुबली के तौर पे भी देखा जाता है। और जब बाहुबली की बात होती है तो तमाम माफियाओं की बात भी होती है और तमाम तरह के समीकरणों की बात होती है। तो अगर जो बाहुबलियों का या माफियाओं का जो तंत्र है वो दो हिस्से में बटा हुआ है। अगर पूर्वांचल की ही बात करें तो एक को लीड मुख्तार अंसारी करते हैं और दूसरी तरफ तमाम अन्य जो है माफिया किस्म के या बाहुबली किस्म के लोग हैं। तो इनको मुख्तार की धुरी वाले लोगों में गिना जाता है अजय राय का। और आपको एक उदाहरण भी देना चाहूंगा कि जब मुरली मनोहर जोशी बनारस से चुनाव लड़े थे तो वो वहां पे मुख्तार अंसारी भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, अजय राय भी चुनाव लड़े थे और मुख्तार अंसारी वहां पे बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था वोटों में और वहां पे अंत में जीत मुरली मनोहर जोशी की करीब 19-20 हजार वोटों से हुई थी, जो कि एक माफिया के खिलाफ अगर इतने बड़े कद के नेता की जो बीजेपी के टॉप 3 नेताओं में गिना जाता हो और जो गढ़ हो बीजेपी का बनारस की सीट जो है वहां से इतने कम वोटों से जीत होती है। और उसके बारे में जो वहां की जो समझ रखते हैं बनारस की, जो बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं चीजों की, उनमें से कई लोग से बात हुई तो सबका ये कहना था कि वहां पे तो एक तरह से मुरली मनोहर जोशी हार ही गए थे और मुख्तार अंसारी वहां जीत ही गया था। वो हुआ ये कि अजय राय को एहसास हो गया कि मुख्तार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस दिन वोटिंग हो रही थी तो उन्होंने अपने ही लोगों को या ये मैसेज गया कि नहीं भैया कांग्रेस यहां से नहीं जीत रही है लेकिन मुख्तार को नहीं जीतने देना है। और उसके बाद जो पोलिंग हुई उसमें वोट पड़े, जो कांग्रेस के वोट होते थे या कांग्रेस तो आप बहुत हैसियत में नहीं थी, जो अजय राय के वोट होते थे वो बीजेपी को पड़े और बीजेपी की जीत हुई। तो आप ये कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर दोनों का, यानी बीजेपी का अजय राय के प्रति और अजय राय का बीजेपी के प्रति हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन हां, मेरा तो ये मानना है कि अजय राय खुद बीजेपी के साथ, क्या वो खुद नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो बनारस से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अगर एक गठबंधन होता है तो ये बड़ा मुश्किल है कि बनारस की सीट वो जाए कांग्रेस के पक्ष में। तो मुझको लगता है कि हो सकता है कि उनके मन में कहीं ये हो कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन ना हो। तो मुझको लगता है कि अजय राय बीजेपी में फिलहाल तो नहीं जाने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो उनको विपक्ष में रह के ज्यादा फायदा, ज्यादा रसूख और ज्यादा हैसियत देने की स्थिति में है। तो मुझको लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि हमने अजय राय के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये समीकरण है नवल जी, ये तो समय समय पे बदलते रहेंगे। कभी गेंद इस तरफ आएगी, कभी उस तरफ जाएगी, कभी लगेगा ये जीत रहा है, कभी लगेगा वो जीत रहा है। लेकिन एक करिश्मा है उस व्यक्ति में जो इस समय देश का प्रधानमंत्री है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लोग कहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनको बहुत मानते हैं, वो बहुत डेडिकेटेड हैं, वो तो कहेंगे ही। लेकिन अपोजिशन भी हमने अलग अलग समय पे देखा है कि इस बात को विपक्ष के भी नेताओं ने कहा है कि नहीं, उनके अंदर एक अपनी तरह का मैग्नेट है। तो ऐसे में ये जो मैग्नेट नरेंद्र मोदी के अंदर है, क्या यही सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है? कहीं जो दूसरा हिस्सा है वो पास आता लग रहा है, कहीं पीछे जाता लग रहा है। लेकिन जब देश की बात आएगी, जब 2024 के लोकसभा चुनाव की बात आएगी, बीजेपी का ये चेहरा बाकी सब पर भारी पड़ेगा। इस बात को आज की तारीख में हम कितनी पुख्ता तरीके से कहें? देखिए, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप मुझसे इंडिविजुअली पूछें कि देश का सबसे बड़ा नेता कौन है, तो सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी के सिवा मुझे कोई नजर भी नहीं आता कि जो नरेंद्र मोदी के आसपास हो, विपक्ष में हो चाहे उनकी पार्टी में हो, नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है। और आप कह सकते हैं कि अगर टॉप 10 नेताओं की बात करेंगे तो मुझे 1 से लेकर 10 तक नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। चूल्हा तो प्रधानमंत्री ने दिया है और हमारे घर में देखो धुएं से हम परेशान थे। ये
प्रधानमंत्री ने दूर किया है। अगली बार सिलेंडर नहीं भी आएगा तो उसको लगेगा मेरा पति जो है मुझको सिलेंडर लाके नहीं दे रहा है, हो सकता है कि फिर से वोट दें, हो सकता है कि इनकी तरफ से सिलेंडर भी वापस आ जाए। तो कई जगह ऐसा हुआ है कि पति का वोट किसी दूसरे जगह गया है और महिला को वोट बीजेपी को गया है। तो बीजेपी ने महिला वोटर भी एक अलग सेगमेंट खड़ा किया है ढंग से अपने लिए, जो कि लाभार्थी का आप एक सेक्शन मान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवल जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ पॉलिटिक्स का स्वरूप बदलने की कोशिश की है, बल्कि कुछ ऐसे चेहरों को, कुछ ऐसी योजनाओं को, और सबसे बड़ी बात कि आम लोगों को अपने साथ इस तरीके से जोड़ा है जिससे नए नए सेगमेंट उभर करके सामने आए हैं, जिसका जिक्र अभी नवल जी ने किया। इसमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, फिर उसके बाद पुरुष तो हैं ही, लेकिन इसके बाद जो कैटेगराइजेशन होती है कि हम किसान हैं, हमने किसानों के लिए क्या किया, हम मजदूर हैं, हमने मजदूरों के लिए क्या किया, हम छोटे उद्यमी हैं, हमारे लिए क्या किया, हम एक गुमटी लगाते हैं, हम रेहड़ी पटरी वाले हैं, हमारे लिए क्या किया। तो इस तरीके के जो सेगमेंट हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज पर जितना बेहतर काम पिछले 10 साल में किया है केंद्र में बैठकर, उसकी काट निकालने के लिए जिन राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं भी, वहां पर वो इसकी काट नहीं निकाल पाई हैं। अब देखना यह है कि ये डबल इंजन जिस तरीके से अभी धुआं उगल रहा है, तैयार हो रहा है, गर्म हो रहा है, वो हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों में इन सारी बोगियों को कितनी तेजी से जोड़ता है और किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का इस बार 2024 का 350 प्लस का लक्ष्य है उसको पूरा करता है। अगले कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ नए मुद्दे पर चर्चा, तब के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजस्थान में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मित्रों, ये हवा नहीं तूफान है, और जिस प्रकार से लोगों का विश्वास मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में है, और लोगों को विश्वास है मोदी जी की गारंटी में, और आज मैं उन सब का, आज श्री चंद्रशेखर जी बैद जो विधायक रहे हैं और इनके पिताजी 8 बार विधायक रहे हैं और मेरे ख्याल से 7 या 8 बार फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में प्रदेश का बजट जिनको पेश करने का अवसर मिला, उनके सुपुत्र चंद्रशेखर जी बैद का मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री नंदलाल पूनिया जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और राजगढ़ से कई बार विधायक रहे हैं, और आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका भी हम सब लोग अभिनंदन करें। श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी जो जयपुर से महापौर रही हैं और आदरणीय बोहरा साहब के सामने चुनाव भी लड़ा है लोकसभा का, आज वो भी कमल में, भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र मोदी जी में विश्वास और आस्था व्यक्त करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। वहीं राजस्थान बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने संबोधित किया, और क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। किसानों को कर्ज में डालने वाली यह गहलोत सरकार जाते जाते गहलोत जी को यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि किन शब्दों का उपयोग करें। कुछ दिन पहले उन्होंने जुडिशरी के बारे में अपशब्द का उपयोग किया, फिर माफी मांगा, अब जाकर के सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपशब्द कह रहे हैं। तो यह स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेस में और कांग्रेस के मुख्यमंत्री गहलोत जी में हताशा व्याप्त है। हार के हताशा के कारण इस प्रकार से वक्तव्य दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ सभी कार्यकर्ता मिलकर के एकजुट होकर के
सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करके ऐतिहासिक विजय हासिल करेंगे। पुनः आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, अब ज्वाइनिंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभारी जी। हमारे बीच में जोधपुर एक हमारे छात्र नेता। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लेके बीजेपी के तमाम नेता, विधायक, सांसद सभी इस समय जनता से मुलाकात कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि आने वाले कल में विधानसभा चुनाव में जब मतदान होगा तो बीजेपी इस बार राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां औरैया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 688 करोड़ की 145 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने संबोधित भी किया और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। वहीं आपको बताते चले कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2023 में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव कई मायनों में अहम है। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा का जो सेमीफाइनल है वो 2023 में है। इसीलिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम राज्यों के बड़े नेता अलग अलग राज्यों, चुनावी राज्यों में जा रहे हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। रामायण के रचनाकार त्रिकालदर्शी ऋषि वाल्मीकि जी की भी पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं सोच रहा था कि 10 बजे ही और जनपद औरैया में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में सम्मेलन किया गया है। इतनी सुबह सुबह जनपद औरैया की बहनें कैसे एकत्र होंगी, लेकिन जब मैं यहां आकर के देखा हूं आप सबकी उपस्थिति और इस पूरे भरे हुए पंडाल को देख करके अब मेरी समझ में आया कि वास्तव में हमारे पूर्वजों ने नारी को शक्ति के प्रतीक के रूप में क्यों रखा। अपने कार्य को समय से पूरा करना और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना अगर किसी को सीखना है तो नारी शक्ति से सीखे। आज आपका एक कार्यक्रम स्वयं इसका एक उदाहरण है। आप सबका मैं इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हम सब आज यहां पर एकत्र हुए हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, जिन्होंने जो कहा सो करके दिखाया। वहीं कानपुर की जनता को भी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 501 करोड़ रुपए की 152 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए समर्पित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक भाव और भंगिमा के साथ कार्य करता रहा है। अतीत के किसी कालखंड से लेकर के आधुनिक काल तक ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब अनुसूचित समाज ने समाज का मार्गदर्शन किया, उनको नेतृत्व दिया, समाज की आवश्यकता के अनुरूप परिश्रम और पुरुषार्थ से कभी पीछे नहीं हटे और अपने हर कार्य को परिणाम के साथ जोड़ते हुए समाज को एक नई दिशा में अग्रसर करने का कार्य किया। आज पावन पर्व है जब हमें महर्षि वाल्मीकि जी की इस पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ अपने अनुसूचित समाज से जुड़े हुए बंधुओं के साथ इस महापंचायत के माध्यम से संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज एक ओर महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती और दूसरी ओर
आज हर देव मंदिर में अखंड रामायण का पाठ भी हो रहा है महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर, और सरकार स्वयं इसमें भागीदार बन रही है। याद करिए, क्या पहले महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर रामायण का पाठ हो पाता था क्या? पिछली सरकारें घबराती थी क्योंकि उन्हें महर्षि वाल्मीकि के में, भगवान वेदव्यास में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में, संत रविदास में, उनको ये लगता था कि अगर हम इन्हें महिमामंडित करेंगे तो कहीं उनका वोट बैंक न खिसक जाए, और इसके भय से इन महापुरुषों की जयंती ही नहीं मनाते थे, उनके नाम पर कोई कार्यक्रम नहीं होने देते थे। इन महापुरुषों के नाम पर जो पहले से बने हुए स्मारक थे, भवन थे, उनको हटाने का कार्य पिछली सरकारें करती थी, लेकिन आज सरकार ने इस बात को तय किया। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।